अभी आपकी यूपी पेट की परीक्षा होने वाली है 6 और 7 सितंबर को। उसके संबंध में ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग लगातार अध्ययन करिए और इनके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद यूपी पुलिस की कांस्टेबल वैकेंसी भी आने वाली है 19,220 पदों पर, वो भी इंपॉर्टेंट है। और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जब भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत में आया था, तब लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय कहलाने लगे थे, उन्होंने इसको इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़कर सुनाया था। ठीक है, तो जो भारत का शिक्षित वर्ग था उसने इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, यानी अपने लिए इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा बताया। ठीक है, इसके तहत क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए? पहला बदलाव तो यह हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। क्यों? क्योंकि 1858 अधिनियम के द्वारा, यानी भारत सरकार 1858 अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वह अब समाप्त हो गया था। वह सीधे सीधे शासन जो था वह ब्रिटिश की संसद के माध्यम से हो रहा था, यानी भारत जो था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा अब शासित किया जाने लगा। तो इस तरह से जो वायसराय था वह ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि था। अब होता क्या है, भारत में दो प्रकार से शासन था। एक तो देसी रियासतें थी जिनपे राजा महाराजाओं का शासन था, और दूसरे ब्रिटिश प्रांत थे। जब ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों पर शासन करता था तब वह गवर्नर जनरल कहलाता था, लेकिन जब वह देसी राजाओं के साथ कोई संधि करता था या युद्ध करता था या किसी राजा की मदद करता था तब वह वायसराय कहलाता था। उस समय वह ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होता था, यानी ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, भारत परिषद का गठन होता है भारत सरकार को शासित करने के लिए। ठीक है, अच्छा, भारत परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और एक भारत सचिव नियुक्त किया गया। भारत सचिव जो कि उस समय ब्रिटिश की संसद थी उसकी कैबिनेट का सदस्य होता था, यानी जो भारत परिषद थी उसका जो अध्यक्ष था वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और भारत परिषद में कुल 15 लोग होते थे, इसमें से 8 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा चुने जाने थे, और 7 सदस्य जो थे वह कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा चुने जाने थे। ठीक है, या कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा चुने जाने थे, क्योंकि निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल जो था वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल यानी जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा गठित किए गए थे, जो कि ब्रिटिश सरकार ने जिनका गठन किया था कंपनी को अपने शासन में लेने के लिए या कंपनी पर अपने शासन की पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने यह रास्ता अपनाया कि मुझे धीरे कि कंपनी को कठपुतली के रूप में प्रयोग करके धीरे धीरे भारत पर शासन स्थापित कर लेना है। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कर दिखाया और उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसी के क्रम में 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वह भंग भी कर दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्या क्या महत्वपूर्ण था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम, जो कि भारत परिषद का गठन हुआ था 15 सदस्यों का, जिसका अध्यक्ष जो भारत सचिव हुआ करता था वह ब्रिटिश की कैबिनेट का एक सदस्य होता था। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम आएगा 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 आएगा। सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी दी जाएगी इसके द्वारा। सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दी गई है। ठीक है, यानी कि भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी देने का सबसे पहला अधिनियम जो है वह भारत परिषद अधिनियम 1861 होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। गवर्नर जनरल यानी जो कि वायसराय कहलाता था। ठीक है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन करता था तब वह गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब वह देसी राजाओं के साथ कोई संधि, युद्ध या किसी मदद की बात करता था तब वह वायसराय कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात कही गई है, यानी यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों के बारे में बात करेंगे हम। गवर्नर जनरल जो होता था वह अध्यादेश जारी करने का उसको अधिकार मिल गया था। ठीक है, उसके बाद विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे और उन्होंने विभिन्न विभाग जो थे वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दे दिए, मतलब अलग अलग विभाग जो थे अलग अलग व्यक्तियों को दे दिए, और वह एक व्यक्ति जो था वह उस विभाग के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। इस तरह से भारत में क्या हुआ? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो विभागीय प्रणाली का जनक कौन कहा जाएगा? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडलीय की व्यवस्था हुई।
ठीक है, यह भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। यानी भारत में जो दो बहुत महत्वपूर्ण है वह विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने की। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। ये क्या था? ये भारत परिषद अधिनियम 1861 था। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम आएगा 1892। क्यों आएगा? क्योंकि भारतीयों में स्वतंत्रता की को लेकर मांग बढ़ती जा रही थी और उन्हें किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट करना था। तब इसमें क्या होगा? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होगी। ठीक है, जो भारत परिषद अधिनियम आएगा 1892, उसके द्वारा भारत में सबसे पहले निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। जो प्रांतीय विधान परिषद थी, जो प्रांत में विधान परिषद थी, उनके लिए जो गैर सरकारी सदस्य थे, कुछ तो सरकारी सदस्य हुआ करते थे और जो गैर सरकारी सदस्य थे वह नगर पालिका के सदस्य द्वारा, जल बोर्ड द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा या वाणिज्य कर के जो सदस्य होते थे उनके द्वारा वह चुने जाते थे। इस तरह से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या कहा गया कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा। लेकिन याद रहे, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं मिला है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिलेगा। सिर्फ भारतीय जो थे वह बजट पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने भारत में एक नई प्रथा शुरुआत की थी। वह इसलिए क्योंकि 1892 जब भारत परिषद अधिनियम आया था, उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन था वह हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया था और उसके बाद सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अंग्रेज थे उन्होंने सांप्रदायिकता की जो खाई थी हिंदू मुस्लिम के बीच की, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। उसमें जैसे होता नहीं आग में घी डालने का काम किया, तो वह आग में घी डालने का जो काम है वह भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले बंगाल का विभाजन किया गया सांप्रदायिक तौर पे, तो यह कह दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि बंगाल बहुत ही बड़ा भूभाग है, इस पर आसानी से शासन नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसके पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी वह यहाँ भारत परिषद अधिनियम 1909 में बिल्कुल साफ दिखती है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी। यानी इन्होंने सांप्रदायिकता को बिल्कुल सीधे तौर पे वैधानिकता के रूप में प्रदान कर दिया, मतलब लिखित रूप में सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्ले उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो उस समय भारत में वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिकता का जन्म किसे कहा जाता है? मार्ले को कहा जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिकता का जन्म किसे कहा जाएगा? मार्ले को कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यवसायिक एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ निर्वाचक मंडल को 3 वर्गों में बांट दिया गया। यानी प्रादेशिक चुनाव जो होते हैं, ठीक है, उसमें सांप्रदायिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाकर जो निर्वाचक मंडल था, ठीक है, निर्वाचक मंडल जो होगा उसको 3 वर्गों में बांट दिया जाएगा, साधारण, वर्ग विशेष और विशेष। ठीक है, यहां से क्या होता है, जो भारत में राष्ट्रवाद था, जो भारत में पनप रहा था राष्ट्रवाद, ठीक है, उसको इन्होंने सांप्रदायिकता से दबाने की कोशिश की कि अब यदि हम यहाँ पर राष्ट्रवाद को यहाँ दबाएंगे सांप्रदायिकता का सहारा लेकर, तब कहीं ना कहीं हम फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देंगे। और अंग्रेज ये सोच रहे थे फूट डालो और राज करो की नीति से हमें शासन करने में अभी आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाद में, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस के दोनों दल जो होते हैं, गरम दल और नरम दल, उनमें समझौता हो जाता है। उसके बाद 1916 में ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाता है। तो ये जो 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था, जिन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और ये बिल्कुल भी जिस लिए लाया गया था भारत में फूट डालो राज करो की नीति के लिए, वह उस चीज को बढ़ावा नहीं दे पाता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की, जो कि प्रांतों में दैत शासन की स्थापना करता है। सर्वप्रथम भारत में जो दैत शासन यानी डायरकी जिसे कहते हैं, ठीक है, डायरकी जिसे कहते हैं, डायरकी, वह भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। ठीक है, इसमें होता क्या था, दैत शासन में क्या होता है, पहले तो इन्होंने विषयों को
केंद्र के रूप में और प्रांतों के रूप में विभाजित किया। केंद्र के रूप में और प्रांतों के रूप में किस तरह से विभाजित किया, जैसे पूरे जितने भी विषय होते थे पहले उनको दो जगह विभाजित किया गया। दो जगह विभाजित करने का मतलब है जो प्रांत था, ठीक है, उसमें गवर्नर हुआ करते थे, उसमें ब्रिटिश सरकार के कौन होते थे, गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन भारत के तौर पे देखा जाए तो पूरे भारत में गवर्नर जनरल यानी वायसराय हुआ करता था। तो पहले तो विषयों को दो भागों में बांटा गया, यानी कि आधे विषय जो थे या जितने भी उन्होंने डिसाइड किए थे वह कुछ जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों की तरफ और कुछ चले जाएंगे देसी राजा महाराजाओं की तरफ। फिर जो ब्रिटिश प्रांतों में जो विषय जाएंगे उनको फिर से एक बार डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से विषयों का विभाजन जो था वो दो बार होगा, एक तो केंद्र स्तर पर होगा, फिर प्रांत के स्तर पर होगा। प्रांत के स्तर पर जो विषयों का विभाजन होगा उसमें क्या था, उसमें सुरक्षित विषय रखे गए और हस्तांतरित विषय रखे गए। सुरक्षित जो विषय थे उनका शासन जो था गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से करता था और वह बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था किसी के प्रति, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उसमें व्यवसाय था, राजस्व था, ठीक है, और पुलिस इत्यादि विषय थे। इसमें क्या था, हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, धार्मिकता से संबंधित जो भी निर्णय लेने थे वह हस्तांतरित विषय में थे। और इसमें जो गवर्नर था वह भारत के जो मंत्री थे, भारतीय मंत्री, ठीक है, उनकी सहायता से इसमें शासन किया जाता था और वह रिस्पॉन्सिबल थे। उनको दायित्व के संबंध में बिल्कुल सही माना गया कि आपको इसके प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। और यहाँ पर जो गवर्नर और उसकी परिषद थी वह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थी, ठीक है। इस तरह से भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में डायरकी यानी कि द्वैध शासन की स्थापना की गई, ठीक है। और इसी के आधार पर केंद्र में भी द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई जाएगी, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई जाएगी। जो उच्च सदन होगा, ठीक है, उसको राज्य परिषद कहा जाता है और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाई जाएगी। जो विधानसभा है जिसको निम्न सदन कहा जाएगा, केंद्र में बजट पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को होगा। उच्च परिषद जिसको उच्च सदन कहा जाएगा वह इस मामले में यानी कि बजट के मामले में निर्णय लेने का कोई भी अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। ये लिख लेना आप लोग हैं। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आएगा, ठीक है। साइमन कमीशन आएगा भारत में। क्यों आएगा, क्योंकि जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था तो उसके बाद यह कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि हम 10 वर्षों के बाद एक रिपोर्ट लाएंगे जो कि इसकी समीक्षा करेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में शासन करने में कितना सफल हुआ। लेकिन ये बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। तो इसी असंतोष को देखते हुए सन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें कुल 7 सदस्य होंगे और वह आकर भारत में 1930 में अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। ठीक उससे पहले क्या होता है, भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड थे। उन्होंने जो भी नेता थे जो कमीशन आयोग का विरोध कर रहे थे व्यापक स्तर पर, तो उन्होंने उनको चैलेंज किया कि यदि आपको कमीशन आयोग की रिपोर्ट पसंद नहीं है या आप इसको डिसलाइक करते हैं तब आप एक ऐसा हमें संविधान बनाकर दीजिए जो सभी दलों के द्वारा स्वीकार हो। तो इसको पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और बाद में उन्होंने सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से पंडित नेहरू ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, ये आप लोग लिख लेना। ये क्यों किया था, क्योंकि उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने चैलेंज किया था कि आप जितने भी नेता हैं जो कमीशन आयोग का गठन कर रहे हैं, साइमन कमीशन आयोग का गठन कर रहे हैं, वह हमें एक ऐसा संविधान बनाकर दीजिए जो सभी दलों के द्वारा स्वीकार हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। मैं आपको बता चुका हूं ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या होता है, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं, वह संयुक्त समिति का गठन करते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो यह संयुक्त समिति का गठन करते हैं जो कि संयुक्त समिति को सिफारिशों पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाएगा, ठीक है। संयुक्त समिति की सिफारिश पर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। ये एक ऐसा अधिनियम था जो कि आज के समय में जो भारतीय संविधान है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अनुच्छेद का या अनुसूचियों का या भाग का, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
ये बिल्कुल सत्य है, आप इसको झुटला नहीं सकते। ये कहा जाता है कि कभी कभी जो भारतीय संविधान है वह उधार का संविधान है या इधर उधर से लिया गया संविधान है। तो ये भारतीय संविधान में वर्तमान में लगभग 40% जो आर्टिकल्स हैं वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तो उसमें 321 अनुच्छेद थे। इतने बड़े स्तर पर इसको बनाया गया था। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। उसके साथ साथ इन्होंने 3 सूचियां भी बनाई थी। एक केंद्र सूची थी, फिर एक राज्य सूची थी और एक समवर्ती सूची थी, जो आज हम लोग 7वीं अनुसूची में पढ़ते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 3 सूचियां वही यहाँ भी यहां से लिए गए हैं। ठीक है, वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, संघीय सरकार की स्थापना होगी। ठीक है, यानी संघीय सरकार की स्थापना होगी। जो आज हम पढ़ते हैं ना, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, वह उसका जिक्र 1935 में देखने को मिलता है। भारत संघीय सरकार की स्थापना होगी, केंद्र में द्वैध शासन आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, प्रांतों में दायर की, यानी कि द्वैध शासन आया था। यहाँ क्या होगा, 1935 के अधिनियम के माध्यम से राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और उसके बाद एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। संघीय न्यायालय की स्थापना इसलिए की जाएगी, अब भारत के सारे निर्णय जो थे वह इस न्यायालय में सुने जाएंगे। कहाँ सुने जाएंगे, संघीय न्यायालय में सुने जाएंगे और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, इसमें अंग्रेजों ने कहा कि औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेंगे हम लोग। किसकी स्वराज करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेंगे। लेकिन बाल गंगाधर ने क्या कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। औपनिवेशिक का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे के अधिकार में कोई भी देश रहता है। ठीक है, औपनिवेशिक का मतलब है कि किसी दूसरे के अधिकार में कोई दूसरा देश रहता है, उसके संसाधनों पर जो जिसका उपनिवेश होगा देश, उसका कब्जा रहेगा। यानी कि इंग्लैंड का अगर यदि उपनिवेश है भारत, तो भारत के संसाधनों पर इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का कब्जा रहेगा। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस हमेशा अपने पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर लड़ती रही और मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान को लेकर लड़ती रही। ठीक है, तो जहां कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात आती थी, वहां कांग्रेस यदि सहमत नहीं होती थी तो कांग्रेस उसको निरस्त कर देती थी, और जब पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता था, उसमें यानी कि भारत के विभाजन की बात नहीं होती थी, तो उसको मुस्लिम लीग नकार देती थी। इस तरह से कोई भी अधिनियम आता था वह बिल्कुल विफल हो जाता था। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। इसमें क्या होगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीय शामिल होंगे। यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था अभी कि भारतीयों को सर्वप्रथम हिस्सेदारी दी गई। ठीक है, सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी दी गई। तो ये बढ़ते यहाँ हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है, कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीय शामिल होंगे। ठीक, तो वही है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर कांग्रेस ने इसको बिल्कुल नकार दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की बात को लेकर कांग्रेस ने इसको नकार दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। अब आपको याद रखने वाली चीज ये है कि जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो दूसरे विश्व युद्ध में भारत के नेताओं से बिना पूछे बगैर भारत को युद्ध में झोंक दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जो कि सन 1939 से लेकर 1945 तक चलता है द्वितीय विश्व युद्ध। उसमें भारत के जो नेता थे उनकी इच्छाओं के बगैर भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिससे कांग्रेस के नेताओं में बहुत बड़े स्तर पर गुस्सा था और वह इस चीज को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये अंग्रेजों ने कहा था। ये अंग्रेजों ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और पूर्ण उपनिवेश का दर्जा भी दिया जाएगा। पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, क्रिप्स मिशन में क्या था 1942 में, इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संविधान सभा की गठन की जो बात कर रहे हैं ये लोग, तो उसमें सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ये अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे ये लोग बस कोई भी जवाब यदि मांगती थी कांग्रेस, तो उस पर बिल्कुल भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात ना कर कुछ ऐसे इस तरह से बात बताते थे कि भारत को आजाद ना करने की बात करते थे वो लोग। ठीक है,
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग जो थी तो संघ में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी। यदि मुस्लिम लीग चाहती तो भारत में शामिल हो सकती थी, यानी कि और वो चाहती तो शामिल नहीं हो सकती थी, यानी कि उसके जो अपने राज्य थे, क्योंकि सन 1937 में जब प्रांतीय राज्यों में चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, तब 8 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार थी। 8 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो जहां पर भी मुस्लिम लीग की सरकार थी, उनको अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि आप चाहेंगे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा आप शामिल ना हो। तो इसमें क्या था, इसमें भारत के विभाजन की बात की गई थी क्रिप्स मिशन 1942 में, इसलिए कांग्रेस ने इसको नकार दिया, कांग्रेस ने इसको मानने से मना कर दिया। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आएगा 1946 में। सर क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेबर पार्टी चुनाव जीत कर आती है, ठीक है, जो कि जिसकी विचारधारा उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं वो। ठीक है, तो सर क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, कैबिनेट मिशन में कौन था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, और पैंथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। लिख लेना आप लोग, कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। उन्होंने भारत को देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों का एक संघ होगा, इन्होंने बिल्कुल भी भारत के विभाजन की बात नहीं की, भारत देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों का एक संघ होगा। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की जो मांग थी उसको इन्होंने बिल्कुल नए सिरे से ठुकरा दिया, उसको मना कर दिया। भारत की एकता बनी रहेगी एवं 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य चुनकर आएगा, और उन्होंने कहा संविधान सभा का गठन होगा। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, और जो प्रांतों में सरकारें थी उनके द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, यानी कि 10 लाख जो जनसंख्या थी उस पर एक संविधान सभा का सदस्य चुनकर आया था। इस प्रकार से संविधान सभा का गठन होता है। आज हम लोगों ने अध्ययन किया है भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे संविधान सभा, और उसके बाद हम लोग संविधान का जो बेसिक अध्ययन है वह हम लोग करेंगे। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी।